हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या म्यूचुअल फंड, क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बस इसी सब चीज़ों को हम थोड़ा डीपली देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके अंदर जाने के लिए तो पहला ही चीज़ जो है, हम लोगों को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो है नंबर 1 इन्फ्लेशन। मतलब सामान का जो प्राइस हाइक होता है हर ईयर, हर साल जो सामान का दाम बढ़ता है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है, और जानना है कि इन म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करें मेनली लॉन्ग टर्म में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में हम लोगों को जानना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब ये इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले महंगाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि महंगाई को कैसे हम बीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी के हिसाब में मैं अराउंड इन्फ्लेशन रेट अराउंड 8% के पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे इन्फ्लेशन रेट मैं 8% के हिसाब से यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हूँ मैंने, हम करंट ईयर हम लोगों का ईयर 2023 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस का अभी जो कोर्सेस हैं मेनली ऑन इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स एंड एमबीए, तो इसका जो कोर्स फी है, तो उसी कोर्स फी को मैं आज इस साल के हिसाब से लिखा हूँ। ठीक है, 2023 के हिसाब से लिखा हूँ। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब 4 लाख है। तो 4 लाख अभी आपको ट्यूशन फ़ी देना पड़ेगा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए। एंड रिमेंबर, ये रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी कॉलेज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारी कॉलेज में अगर किसी को चांस मिल जाए तो अच्छा है, उसमें बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को सरकारी कॉलेज में चांस नहीं मिला तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो वहाँ के हिसाब से मैं ये नोट डाउन कर किया हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप मेडिकल पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे 21 लाख लगेगा कोर्स फीस। ठीक है, और एमबीए में कोर्स फी है 24 लाख। ये एवरेज मैं लिया हूँ, एवरेज पकड़ के चलिए। ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट हो गया 8% एंड 8%। तो अगर मान लीजिए आपका कोई चाइल्ड है, आपका बच्चा है, आप चाह रहे हैं कि 15 ईयर्स बाद उसको इंजीनियरिंग, डॉक्टर या एमबीए मैनेजमेंट में पढ़ाना है, तो किस हिसाब से आपको सेविंग्स करना पड़ेगा, तो उसी का एक हिसाब मैं यहाँ पे किया हूँ। तो 15 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो ये 4 लाख का वैल्यू 15 ईयर्स में हो जाएगा अराउंड 13 लाख। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये फ्यूचर वैल्यू येलो रो में इंजीनियरिंग में आपको अराउंड 13 लाख, मतलब 12 लाख एंड 68,000, तो हो गया आपका 13 लाख। अगर डॉक्टर को देखें तो वही हो जाएगा 67 लाख, अराउंड 66 लाख एंड 61,000। सो ये हो गया 67 लाख एंड ये हो गया 76 लाख, जो काफ़ी बड़ा वैल्यू है। ठीक है, 4 लाख हो जा रहा है 15 साल में 12 लाख हो जा रहा है। तो ये काफ़ी महंगी चीज़ है, महंगाई 8% है। तो इसके हिसाब से हम लोगों का प्लानिंग करना है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। तो अगर उसके हिसाब से आपको सेविंग्स करना है, प्लानिंग करना है, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज रेट लॉन्ग टर्म में 15% देगा। तो ईयरली आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ईयरली। ठीक है, 1,55,000, 1,55,000 आपको ईयरली इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मंथली में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 12,994, मतलब 12 ऑलमोस्ट 13,000 के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा इंजीनियरिंग के लिए। सेम अगर डॉक्टर का देखें तो 68,000 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 78,000 अराउंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको सेविंग्स अभी से करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया तो कैसे महंगाई बढ़ रहा है और कैसे हम महंगाई को बीट कर सकते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि होता है, ये बोलो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब ये अक्सर देखोगे हर एड में ये दिया रहता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब एज योर मनी इज़ डायरेक्टली इन्वेस्टेड टू द मार्केट, आपका जो पैसा आप लगा रहा है वो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, तो अगर मार्केट जैसा रिटर्न देगा वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसी के लिए ये बोलता है कि दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि अगर मार्केट डाउन हो गया तो आपको मतलब लो इंटरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी 8% का महंगाई है, अगर मार्केट रेट तो उसका 4% में आ गया तो आपको 4% में ही रिटर्न मिलेगा। बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्ट करोगे तो ये सब चीज़ मार्केट में जो डाउन होगा वो मेकअप हो जाता है, लॉन्ग टर्म में अप हो जाता है। 2-3 साल अगर मार्केट थोड़ा डाउन भी रहे, लेकिन मार्केट कभी ना कभी आप जाता ही है और वो एक्चुअली रिकवर कर लेता है। और एवरेज जो बोला हूँ मैंने 15%, तो 12 to 15% अब मान के चलिए कि ये एवरेज है, इसको आपको ऑलमोस्ट बहुत हाई चांसेस है कि आपको ये रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, मिल जाएगा। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये आपका जो रिस्क है वो रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देता है। ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन, ताकि डाइवर्सिफिकेशन करने में क्या होता है, आपका जो रिस्क है तो वो रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन मैं समझता हूँ क्या है यहीं पे। तो मान लीजिए कि योर मनी, ये है आपका पैसा, आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। ठीक है, आपका पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में मानता हूँ कि आप SBI में लगाया, एक्सिस में लगाया, HDFC में लगाया, ठीक है, LIC में लगाया, या फिर किसी अच्छा म्यूचुअल फंड में लगाया, कनाडा रेवेको में लगाया, या भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगाया तो वो क्या करेगा, आपका पैसा कभी एक सेक्टर में या एक एरिया में वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो मल्टीपल एरिया में इन्वेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एरिया में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसी का कुछ रेशियो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दिया, कुछ रेशियो रियल एस्टेट में दे दिया, कुछ गोल्ड में दे दिया, कुछ बॉन्ड्स में दे दिया, कुछ इक्विटी में दे दिया, कुछ डेब्ट में दे दिया, और भी अगर चाहे तो वो अदर सेक्टर्स में भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कैसे वो उसको डिज़ाइन किया है और पीपल का रिस्क लेने का कैपेसिटी कैसा है। तो इसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड को डिज़ाइन करते हैं, कहाँ पे कौन सा सेक्टर में कितना परसेंटेज वो देगा, तो उसके हिसाब से होगा। तो मान लीजिए कि अगर 2-3 साल रियल एस्टेट अगर बुरा चल रहा है तो वो बाकी तो मान लीजिए कि 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक आपको हाई दे दिया। ठीक है, तो एक अगर सेक्टर गिरेगा भी तो वो ज़्यादा दिन गिर के नहीं रहता है, वो फिर से आप ले लेता है, और लॉन्ग टर्म में तो पैसा का वैल्यू बढ़ता है और इस मार्केट भी ऊपर जाता है और आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो 1-2 सेक्टर अगर गिर भी गया तो उसमें कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बेटर रिटर्न्स ही मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट होगा और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है कि आपका पैसा भी सेफ रहे और आपको रिटर्न भी एक हैंडसम रिटर्न मिले। तो इसी के चलते ये उसका मेन फंडा है जिसके हिसाब से वो करता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो रिस्क है वो रिस्क को कम कर देता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल्स रिकॉर्ड कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा हिस्ट्री में। ठीक है, ये टिल 29/8/2023 तक ये मैं लिया हूँ, ऑनलाइन सोर्स से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ। तो ऑनलाइन सोर्स को आप सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि UTI, ये देखिए UTI क्या दे रहा है 3 इयर्स में। देखिए यहाँ पे 3 इयर्स में 22% दिया है, फिर 5 इयर्स में 13%, थोड़ा डाउन हो गया था, फिर 10th ईयर में 16%, मतलब ये उठ गया है 10 साल में, ये फिर उठ गया है। ठीक है, आप देखिए बाकी के देखिए 17 है, 16 है, 18 है, 22 है, ये काफ़ी दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिया है।
फर्स्ट 3 ईयर्स में 31 दिया था, फिर 19, फिर 22, तो मतलब अगर गिर भी जाएगा फिर उतर भी जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 22% काफ़ी अच्छा रिटर्न है, आप समझ सकते हैं 20% 22% का रिटर्न मतलब कितना ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। वैसे ही 21% ये देखिए निपन ग्रोथ इंडिया फंड, ये मिड कैप में है, ठीक है। अब LIC का म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि LIC है, LIC का 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टाटा का भी 2 म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिया हूँ। तो देखिए इसका रिटर्न कैसा है, म्यूचुअल फंड LIC का पहला थर्ड मतलब 3 ईयर्स में ये दिया था 32%, फिर चला गया है ये 17%, फिर 18%। ये काफ़ी ज़्यादा 10 ईयर्स का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये देखिए 30% यहाँ पे है, 15%, 16%, ये भी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस 10 ईयर्स में, मतलब अनबिलीवेबल है, अमेजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। फ्रैंकलिन इंडिया में देखिए, इसका फ्रैंकलिन इंडिया में कितना 25 है, 24 है, ठीक है, 24 है, ये 23 है, 24, 22, 20, सो अमेजिंग परफॉर्मेंस, मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो इसी के लिए म्यूचुअल फंड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड एरिया जहाँ पे पीपल इन्वेस्ट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं आता हूँ, नाउ यू कैन इन्वेस्ट टू फुलफिल एनी ऑफ फ्यूचर नीड्स। आपको फ्यूचर्स में क्या है उसके हिसाब से प्लान कीजिए, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, होम हो सकता है, 10 या 20 साल बाद आपने अगर अपना घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए सेविंग्स कर सकता है, कार खरीदना है तो उसके लिए सेविंग्स कर सकते हैं, चाइल्ड मैरिज के लिए भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपना प्लानिंग करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल एरिया है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा को सही से मैनेज भी होगा, और मतलब प्रोफेशनल्स आपके पैसा को मैनेज करेगा, तो इसमें रिटर्न्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ना वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वाई टू इन्वेस्ट अर्ली। आपको जल्दी से जल्द इन्वेस्ट करना चाहिए ना, क्यों जल्दी से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हूँ, कोई 20 ईयर्स ओल्ड में किसी ने इन्वेस्ट किया और किसी ने 30 ईयर्स ओल्ड पे इन्वेस्ट किया। तो 20 ईयर्स ओल्ड में जो इन्वेस्ट किया 1000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है वो, और ये 3000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है। फ़र्क यही है कि ये 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ये 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो एनुअल रिटर्न 15% मैं एवरेज लिया हूँ। तो 50 साल बाद के बाद इसको क्या मिलेगा, 70 lakhs, विच इज़ एन अमेजिंग वैल्यू, अमेजिंग फिगर, यू कैंट इमेजिन, राइट। 70 lakhs 97,000। तो यहाँ पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा 70,000, जबकि इसको मिलेगा 50 ईयर्स के बाद ओनली 46,000, जबकि ये 3000 पर मंथ दे रहा है, जो कि अमाउंट भी SIP अमाउंट भी वैसी है ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी इसको एज 20 ईयर्स ये कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको मिल रहा है ओनली 46,000। दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग। तो यहाँ पे लोग थोड़ा घबरा जाता है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वेट करता है कि हम वेट करें, डिसीज़न लेने में कभी देर कर देता है, कभी बोलता है कि नहीं अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, रिस्क नहीं लेता है। तो रिस्क नहीं लेने के वजह से एक्चुअली वो फाइनेंशियली थोड़ा डाउन भी हो जाता है। जो लोग पहले इन्वेस्ट करता है वो लोग को बहुत फ़ायदा होता है, आगे फ्यूचर में भी उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। SIP कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर मिलता है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 20 ईयर्स ये हो गया आपका, 30 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट ये हो गया 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को चेक कर सकते हैं आप लोग, और देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट दे रहा है। तो मेरा राय यही होगा कि आप लोग जल्दी से इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट अगर करना है तो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अपने सारे पैसा म्यूचुअल फंड में मत डालिएगा। ये एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि हालांकि फर्स्ट रिकॉर्ड एज हमने देखा है, ये स्लाइड में हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप सारे पैसा मत डालिएगा म्यूचुअल फंड में।
चाहे वो इतना मतलब चाहे वो जितना अच्छा रिजल्ट क्यों ना दो, सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर पैसा गिर गया तो मतलब आप जीरो पे चला जाओगे, सिंपल थिंग है। तो लगभग आप जितना सेविंग कर सकते हैं उसका 20%, 20-25% तक आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पैसा भी कुछ प्रॉब्लम भी हो गया तो आपका फिर मतलब बैकअप रहेगा। लेकिन ये जनरली होता नहीं है कि म्यूचुअल फंड बुरा रिजल्ट दे या आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ये जनरली होता नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर एक्सीडेंटली कुछ हो गया है अगर, तो उसके लिए पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डालने का है, ठीक है। तो हो गया ये। फिर नाउ हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली हम लोग SBI, LIC, टाटा, HDFC, एक्सिस, कनाडा, डेवेको, DSP, निपम, आदित्य बिरला, ठीक है, एंड मनी मोर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मेरे से भी करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, तो उस लिंक में जाकर भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एनजे वेल्थ का एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ और एनजे के थ्रू से ही मैं इन्वेस्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी हेल्प लगे तो मुझसे कांटेक्ट करना, या व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल हूँ, फ़ोन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।